हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव माइंड्स आईएएस चैनल। तो आज हम 24 जून के करंट अफेयर को एक्टिव रिकॉल एंड इंटरलिंकेज विद मेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, ये एज पर माय मेंस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ एंड दिस टेक्निक विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन जर्नी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यूज़ थी उसके अंदर यही था कि ईरान ने यूएस के बेसिस पे हिट किए हैं, मिसाइल्स हिट किए हैं, है ना। तो अब देखो, इसके अंदर जो प्रीलिम का क्वेश्चन बनेगा ना, वो तो सिंपल है कि जैसे मतलब कतर के अंदर हो गया, इराक के अंदर हो गया, वहां पे क्या, और जैसे यूएई हो गया, वहां पे अमेरिका के बेसिस हैं, है ना। तो अब सिंपल जो प्रीलिम का क्वेश्चन आएगा ना, वो एक लाइन में से दे देंगे, है ना। अल उदैद, अल असद, हरीर एयरबेस, अल दाफरा एयरबेस, सिंपल सिंपल ये क्या चीजें हैं। तो फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे, चाइना मिलिट्री बेसिस, यूएस मिलिट्री बेसिस हियर, मतलब कुछ दूसरी लोकेशन को एक्स वाई जेड करके लोकेशन दे देंगे। तब ये तो देखो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है। जो टफ क्वेश्चन होगा प्रीलिम का क्या होगा, वो ऐसे ही इसको मैपिंग करा देंगे कि जो ये अल उदैद है ना, ये इराक के अंदर है ना, और जो अल असद है ना, ये है कतर के अंदर है। तब इसको इन्होंने इससे रिप्लेस कर दिया, तब आपको वहां पे मैपिंग का क्वेश्चन हो जाएगा और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पूछनी, मतलब याद करनी पड़ेगी आपको। अब इस न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, देखो इससे रिलेटेड होगा मैपिंग का काम। मैपिंग के काम के अंदर जो आपको रेफर करना है ना, वो सुदर्शन गुर्जर, वन सेकंड, जो इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होने वाली है ना, वो मैपिंग से रिलेटेड होने वाली है। अब इसके अंदर आपको है ना, सुदर्शन गुर्जर सर की जो मैपिंग है वो आपको कर लेनी पड़ेगी, और फिर वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। फिर नीचे जो ना, मतलब यहाँ पे रेड सी है, वहां पे ऊपर पर्शियन गल्फ है, तो रेड सी की इधर बाबल मंदेब स्ट्रेट है। तो इन कंट्रीज पे रेड सी को कौन सी कंट्रीज टच करती है, तो एक कोई निमोनिक होता है डेसी करके, तो वो भी आप इस कंट्री से याद करना, जैसे जिबूटी हो सकता है, इजिप्ट हो सकता है, सूडान हो, सऊदी हो सकता है। तो ऐसे करके आपको याद करनी पड़ेगी ये इंफॉर्मेशन, है ना। तो और ये स्टैटिक मैपिंग का ही पार्ट होने वाला है ये आपके लिए। तो ये इस इंफॉर्मेशन की जो न्यूज़ है वो यहाँ से आपको रिलेट हो जाएगी। अब देखो, जो मेन कैच आता है ना, वो यही आता है जो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि एक्टिव माइंड क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, एक्टिव रिकॉल क्या है। देखो, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन मेंस के अंदर आएगा, वाई यूएसए हैज बेसिस इन अदर कंट्रीज, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है वो आपको, है ना। और मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे ये एक्सरसाइज करते रहोगे कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहोगे कि जैसे ये मिसाइल हिट की है, तो अब क्योंकि एक कंट्री, तो जैसे एक स्टेट की डेफिनेशन होती है पॉलिटी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे उसमें ना पीपल होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, और जो सोवेनिटी होती है ना, वो मेन प्रिंसिपल होता है। जब दूसरी कंट्रीज के बेसिस आपकी कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है, तो ये तो सोवेनिटी का वायलेशन है ना। फिर भी लेकिन दूसरी कंट्रीज अलाउ कर रही है, तो वही मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सोशियोलॉजी के अंदर फंक्शनिज्म थ्योरी होती है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा, डिसफंक्शन भी होगा। तो मेंस के बेसिस पे अपन वही एनालाइज करते हैं कि जैसे ये यूएसए के बेस होस्ट कंट्रीज के अंदर है, तो यूएसए को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो, जो ग्लोबल लेवल पे है ना, इंटरफेरेंस ना वो कर सकता है, और जो ग्लोबल सुपर पावर है और जो ग्लोबल हेजेमनी है वो अपनी मेंटेन कर सकता है यूएसए दूसरी कंट्रीज के आसपास, और जो डिसीजन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरी चीज, जो यूएसए के अलाइज है, यूएसए सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर भी है, मतलब सुपर पावर वही है जो इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर सब है। जो इसके जो अलाइज कंट्रीज होगी उसको ये हेल्प कर सकता है, और जो एनिमी कंट्री होगी ना, तो अलग अलग जगह पे एनिमी कंट्री को उनको वो डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ना। इससे यूएसए का जो मिलिट्री बेस बना के रखेगा अलग अलग कंट्रीज में, जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तो एज ए समझ लो बिग ब्रदर टाइप ही हो गया, तो सुपर पावर भी अपनी ये मेंटेन करने के काम में आएगा। और जब कभी भी यदि वॉर चल रहा है, तो क्विक मिलिट्री रेस्पॉन्स है ना, वो भी ये यूएसए उस टाइम दे सकता है। और सीधी सी बात है, जब ये पॉइंट जब अपन क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, उस टाइम ही मेरे दिमाग में आया कि जब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, कोई भी जो, जैसे इंडिया के अंदर तो बोलती है कि हर चीज की जो जड़ होती है वो पैसा ही होता है ना। तो और जो कार्ल मार्क्स होता है वो भी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट ही होता है, वो बोलता है कि इकोनॉमिक जो डिसीजन होते हैं ना, वो सोसाइटी के अदर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो कार्ल मार्क्स का सिस्टम भी वो तो ऑप्शन की नॉलेज होगी उसको अवॉइड करते हैं यहाँ पे। जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ना, वो क्या होगा, जैसे यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है, जैसे लॉकहीड मार्टिन,
है ना, तो ये जो सब कंपनीज है वहां पे, तो उनको डिफेंस इक्विपमेंट है ना दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोवाइड करेगा, तो एज ए मार्केट भी वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। चैलेंजेस क्या होने वाला है, देखो इस केस के अंदर यूएसए की खुद की भी जो कॉस्ट है ना वो आने वाली है, वहां पे सोल्जर उसको मेंटेन करने हैं, और जो रेगुलर डे टू डे बेसिस पे जो खर्चे आते हैं, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम के आते हैं, वो सब वो लगने वाला है। एंटी अमेरिकनिज्म स्टेंस भी डेवलप होता है, जब दूसरी कंट्रीज की मिलिट्री यदि आपकी कंट्री में आके रह रही है, आप चलते फिरते रह रहे हो, फिर आप सोचेंगे ये अपने पे राज कर रहे हैं, वही कॉलोनियलिज्म वाली फीलिंग्स, तो एंटी अमेरिकनिज्म स्टेंस भी आता है, ये चैलेंजेस हैं। और जो थर्ड चैलेंज है ना वो ये होने वाला है कि जो कभी वॉर हो जाता है ना, तब जो वो एयर बेस जो बेसिस बना रखे हैं वहां पे, जो मिलिट्री बेसिस कोई मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वॉर के अंदर उन्हीं पे स्ट्राइक होती है, तो दूसरी कंट्री पे तो ये चैलेंज है ही है, लेकिन साथ ही साथ के अंदर यूएसए के सोल्जर वहां पे रहते हैं, तो मतलब सोल्जर भी तो सिटीजन है, तो फिर वहां पे जो टारगेट होता है ना, तो वो भी हिट होता है। अब जो होस्ट कंट्री, जो उसके लिए क्या बेनिफिट होने वाले हैं वहां पे, देखो सबसे पहले उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल फैसिलिटीज डेवलप होगी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होने लगेगा, क्योंकि वहां पे आप देखोगे ना, तो जो कॉमन एक्सरसाइजेज होती है, इक्विपमेंट आने लगेंगे वहां पे, जो सुपर पावर है उसके। और सीधी सी बात है, जब अमेरिका आपको आके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो एक ग्लोबल स्टेटस तो मिलता ही मिलता है। चैलेंजेस क्या होने वाले, मैंने आपको पहले बताया था कि सोवेनिटी जाने वाली है, लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट भी होंगे, क्योंकि सोवेनिटी वायलेट होती है। और जैसे अभी कतर के अंदर अटैक हुआ और यूएसए ने वहां से अटैक किया, तो यूएस की जो ऑन लैंड है वहां पे तो अटैक हुआ नहीं, लेकिन उसके जो बेसेज है दूसरी कंट्रीज में, वहां पे अटैक हुआ, तो दूसरी कंट्रीज डायरेक्टली अफेक्ट होती है वहां पे। अब जो सेकंड न्यूज है वो है क्यूआर कोड ऑन रोड्स अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब जो क्यूआर कोड है ना वो क्यों है, सीधी सी बात है, क्यूआर कोड है कि आप गांव के अंदर जा रहे हैं, विलेजेस के अंदर हैं, और वहां पे आपको रोड ऐसे दिख रही है कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो आप क्यूआर स्कैन करके उस रोड की फोटो खींच के आप वो भेज सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको कहाँ पे यूज में ले सकते हैं, ई गवर्नेंस के मैकेनिज्म में आप इसको यूज में ले सकते हैं। जो प्रीलिम का क्वेश्चन बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा मिनिस्ट्री कौन सी है ना। अब यहाँ पे रोड देख के आप रोड वाली मिनिस्ट्री मार सकते हो ना, हाईवे एंड रोड मिनिस्ट्री, लेकिन यहाँ पे आएगा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ ना वो है इस चैनल का जो यूएसपी है, और आपकी जो प्रिपरेशन के अंदर जो की रोल प्ले करने वाला है। आपको रिकॉल करना है कि एक परफॉर्मेंस इंडेक्स की हमने बात की थी पहले, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री में है। फास्ट टैग की जो बात की थी वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। क्यूएस रैंकिंग है ना वो कौन सी कंट्री बेस्ड रैंकिंग है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है ना कौन सी कंट्री के बेस पे है, और ये एनजीओ या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको देखना है, आप 2 सेकंड ब्रेक लेके इसको ब्रेनस्टॉर्म करो। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपने इसको ब्रेनस्टॉर्म कर लिया और आपको याद आया होगा। तो परफॉर्मेंस का मैं बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, फास्ट टेक का रोड वाली मिनिस्ट्री थी। तो आपको हिंट आ जाना चाहिए, एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं आ रहा। तो क्यूएस रैंकिंग है ना यूके बेस है, और इसके अंदर जो सबसे जो वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी, तो यूएसए आपको याद आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सिडनी बेस है ना। अब जो प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामीण सड़क योजना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो प्लेन्स एरिया के अंदर अलग एलिजिबिलिटी, हिली एरियाज के अंदर अलग एलिजिबिलिटी है। प्लेन एरियाज में 500 पीपल वहां पे रहने चाहिए, और हिली एरियाज के अंदर 250 रहने चाहिए। फंडिंग पैटर्न के अंदर जो नॉर्मल स्टेट है वहां पे 60:40 का पैटर्न है, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है वहां पे 90:10 का है। अब जो स्टैटिक पोर्शन है वो देखो आपको जाके ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखो ये सिर्फ पैसिव लर्निंग होगी, और आपके लॉन्ग टर्म के लिए ये कंप्लीटली डिजास्टर हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो स्टडी का पैटर्न चल रहा है वो यही चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को डंप किया जा रहा है, वीडियो की लेंथ बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लेंथ के हिसाब से इंसेंटिव मिलते हैं। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप जाके सेंट्रली सेक्टर स्कीम देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम देखो, गूगल करो इसको आप, तो आपको 2-3 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगी। कोर स्कीम देखो कौन सी होती है, कोर ऑफ द कोर स्कीम कौन सी होती है ना। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम, जब आप गूगल करोगे 2-3 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगी। जो मैंने पहले आपको रीजनिंग बता रखी है कि प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 400 स्टेटमेंट होंगे, न्यू स्टेटमेंट होंगे, आपको 2 घंटे के अंदर वो पूरा पेपर रीड करना है। रीडिंग की हैबिट नहीं होगी, बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है।
सिमिलरली मेंस के अंदर भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, आपको सबके आंसर भी करने हैं, सबको रीड भी करना है, सबको 2 बार भी रीड करना है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग हैबिट अच्छी कर लो, एक बार रीड करते ही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, है ना। तो आप इसके बारे में आपको सोचना है, आप 2-3 सेकंड का पॉज ले लो और इसके बारे में आप सोचो थोड़ा। हाँ, मैं होप करता हूँ आपने इसके बारे में कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, आपके जो स्टेटिंग नोट्स में आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा। अब जो ये भी जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा वो ई मार्क के पोर्टल के थ्रू होने वाला है। अब ये ई मार्क से आपको समझने में आना चाहिए, इट इज वे। अब इंपॉर्टेंट देखो क्या है, यहाँ पे ये ई गवर्नेंस सॉल्यूशन है। अब आपके एथिक्स के अंदर भी ई गवर्नेंस का पार्ट है, GS2 के अंदर भी ई गवर्नेंस का पार्ट है। अब देखो आपको जो इस चैनल पे जो होने वाला है ना, देखो आपके पास टाइम है ना, वो है, आपको 2 मिनट लेने हैं, 5 मिनट लेने हैं, ई गवर्नेंस आपके। आपको देखो स्कूल वाली अप्रोच फॉलो नहीं करनी है कि मैं GS2 के नोट्स खोलूंगा, GS2 में रिवाइज करूंगा। मैं जब भी रिवाइज करूंगा जब मैं GS2 के नोट्स खोलूंगा। आपने आज प्रीलिम्स की न्यूज में देखा ई गवर्नेंस है, आपने एथिक्स में मालूम है आपको ई गवर्नेंस है, GS2 में भी ई गवर्नेंस है। आप 2 मिनट निकाल के ना उस टॉपिक को आप एक्टिव रिकॉल करो कि ई गवर्नेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, ई गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या होते हैं, और ई गवर्नेंस को आप सुधारने के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड ले सकते हो। जब आप इन चीजों को बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं, इससे इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है। जो यूएनडीपी ने बोला है कि जो गुड गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म है ना, उसको आप क्रैप ट्री से डिनोट कर सकते हो। जो क्रैप होता है ना, वो कंसिस्टेंस ओरिएंटेड होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, पार्टिसिपेटिव होता है, एफिशिएंसी होता है, इफेक्टिवनेस होता है ना। अब जब आप गवर्नेंस के मैकेनिज्म आपको पता चल गए, अब आप इस गवर्नेंस के मैकेनिज्म को ना ई गवर्नेंस के साथ मैप कर दो कि जब ई गवर्नेंस होगा ना तब इफेक्टिवनेस काफी होगी और एफिशिएंसी काफी होगी। अब ये जनरल पॉइंट हो गया है ना, अब इसको आप ई गवर्नेंस के एग्जांपल के साथ रिलेट कर दो कि जैसे एफिशिएंसी के करने के लिए उमंग ऐप का आप नाम डाल दो, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आप आरटीआई का नाम डाल दो, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आप आरटीआई का डाल सकते हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए आप mygov.in डाल सकते हो। तब उससे क्या होगा कि आपका ई गवर्नेंस का मैकेनिज्म भी आ गया, गुड गवर्नेंस के जो कंपोनेंट है यूएनडीपी ने वो भी दिया, और आपने ई गवर्नेंस के एग्जांपल के साथ इसको मैप कर दिया, तो आपका ये एक्टिव रिकॉल हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं कि चैलेंजेस क्या है ई गवर्नेंस में। देखो चैलेंजेस के लिए आप बेसिक फ्रेमवर्क बना सकते हो कि जैसे ई गवर्नेंस में डिजिटल डिवाइड होता है, जो होता ही है, किसी के पास डिवाइसेज हैं, किसी के पास डिवाइसेज नहीं है। अभी भी अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारा तबका ऐसा है जहां पे यदि मोबाइल डिवाइसेस है तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां है रीजन के अंदर वहां मोबाइल नहीं है। रीजनल डिवाइड है कि रूरल सेक्टर के अंदर या अर्बन सेक्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है वहां पे। तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, तो ये सब सोचिए आप। और जो अभी आजकल प्राइवेसी कंसर्न भी काफी होने लग गया है, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी मेंशन किया जा सकता है। और तो ये चैलेंजेस हैं इन शॉर्ट, और आपको ये याद रखने चाहिए। और जब ऐसे डेटा आए, डेटा प्राइवेसी कंसर्न आए, तो आप जैसे मालवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, और जो भी न्यूज में जो चलते रहते हैं, जैसे इजराइल का एक अटैक हुआ था, मेरे को अटैक का नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे ही एक्टिव रिकॉल करना है आपको। डिजिटल डिवाइड से लेके आपको यदि कोई रिपोर्ट याद आ रही है, देखो अभी ये वहां पे तो मतलब इंप्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन देखो अब जैसे आपने मेंस में पॉइंट लिखा, और अभी अब हमने थोड़े दिन पहले है ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पढ़ी थी, है ना, जो कि ना शायद UNCTAD के तरफ से आती है वो रिपोर्ट, है ना। जो ऐसे चीजें रिकॉल नहीं करोगे ना, भूलने लगोगे, धीरे धीरे ऐसे ही रिकॉल करना है। ये मैं आपको एज ए कलीग ही बता रहा हूँ। अब जब वो रिपोर्ट आपको याद आ गई, तो आप उस पॉइंट में आप जब यहाँ लिखोगे ना उसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट में ये होने वाला है, और फिर आप उस रिपोर्ट को कोट कर दोगे, तो आपका जो आंसर है ना वो स्पेसिफिक आंसर होने लग जाएगा, उसमें एग्जाम्पल आने लग जाएंगे, और उसमें रिपोर्ट्स आने लग जाएगी, और वो जनरलाइज आंसर से टर्न होकर स्पेसिफिक आंसर होने लग जाएगा, और नंबर मिलेंगे अच्छे। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए देखो इसके लिए, अब आपने इसके ई गवर्नेंस के बेनिफिट बता दिए, चैलेंज बता दिए। देखो इसके ई गवर्नेंस के सॉल्यूशन फिक्स हैं कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन उसमें कर सकते हो। गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिलती है, प्राइवेट सेक्टर से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपर्टाइज मिलती है, एफिशिएंसी मिलती है, लीगल फ्रेमवर्क जैसे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, तो आप उसको भी इंप्लीमेंट अच्छे से करवा सकते हो। डिजिटल इंफ्रा को रोबस्ट करना है कि स्कूल के अंदर एजुकेशन अवेयरनेस ये सब उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप 2 मिनट देके आपको कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट याद आते हैं, वो पॉइंट आप रिकॉल कीजिए 10 सेकंड तक।
अब न्यूज़ पे चलते हैं। जो असिस्टेड डाइंग बिल आया है, तो वो शायद यूके की कंट्री है, तो वहां पे उन्होंने कुछ लॉज मेंशन किए हैं, कुछ कंडीशन मेंशन की है कि किस किस को हम ये सब अलाउ करेंगे। जो भी है उसके अंदर यूथनेशिया बोलते हैं इसको, कि विलिंगफुल डेथ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सफरिंग, एक्सट्रीम केसेस के अंदर सफरिंग होने लगती है। तो जो रिलेटिव होते हैं, जो पेशेंट होता है, वो दोनों ही इस मतलब पॉइंट पे एग्री करते हैं कि हाँ, कि हम विलिंगली ही अपने आप को टर्मिनेट, मतलब जो पेशेंट इल रहता है वो टर्मिनेशन की तरफ वो जाता है लाइफ सपोर्ट से, है ना। अब इसकी न्यूज का जो बेस आपको पता चल गया, फिर अदर कंट्री जिनके ये लीगल प्रोविजन और वैलिड है, वो आपको देखो नीदरलैंड का एग्जांपल मिलेगा, स्विट्जरलैंड का एग्जांपल मिलेगा, कनाडा का एग्जांपल मिलेगा, है ना। अब इंडिया के केस के अंदर क्या है, यूथेनेशिया से रिलेटेड इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ है या पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है। तो आपको याद, पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है। देखो मैं आपको 5 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको गूगल करें। पैसिव में इतना बताया, तो इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया ना अलाउ कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो केस कौन सा है, केस भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप एक्टिव यूथेनेशिया आप और पैसिव यूथेनेशिया की डेफिनेशन आप करें, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने की आदत होगी। केस है ना, उसको कॉमन कोज केस बोलते हैं और एक अरुणा शॉनबर्ग मतलब केस बोलते हैं। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करो ना। अब जो डिफरेंस पता होना चाहिए, असिस्टेड सुसाइड में क्या होता है, यूथेनेशिया में क्या होता है, एक्टिव पैसिव जो मैंने आपको ये बोल ही दिया है, यूथेनेशिया मैंने आपको बता ही दिया। असिस्टेड सुसाइड ये होता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, मतलब उसको बता रहे हो कि भाई अब सुसाइड कर ले, है तो वो तो इलीगल है, वो तो गलत भी है ना। और अभी जैसे राइट टू लाइफ होता है वो आर्टिकल 21 में है, तो राइट टू डाई भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो वो आप पढ़ लेना। अब इसके लिए आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 20 क्या है। इवॉल्विंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इवॉल्विंग है। इसके एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि जैसे आर्टिकल होते हैं ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, तो वो भी 105 106 तक पहुंच चुके हैं, और इसको ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मेंस में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, फिर आपको उसी एग्जांपल को है ना पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, इन सबसे रिलेट करते हुए आगे एग्जांपल देते हुए प्रोसीड करना है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे आपने प्रीलिम्स की न्यूज पढ़ ली, जब प्रीलिम्स की न्यूज आएगी ना वहां से, तो आप ना इंट्रोडक्शन ये सब दे दोगे। एक बार 2 सेकंड का ब्रेक, 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ। जो प्रीलिम्स के अंदर जो आपके आने वाला है ना, वो आपने पढ़ लिया, और प्रीलिम्स के ही इंफॉर्मेशन से वो जो मैं आपको बताता हूँ 15-20 कीवर्ड अप्रोच, कि वहां से आपको पॉइंट्स लिखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन मेंस के अंदर स्पेसिफिक देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाओगे ना, तो इवॉल्विंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये सब देखने को मिलेगा। तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से आर्टिकल 21 के अंदर यूथेनेशिया का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एथिक्स के अंदर अप्लाइड एथिक्स होते हैं, वहां पे यूथेनेशिया का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है। अब यूथेनेशिया के बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है। अब देखो ये मैंने खुद ने ब्रेनस्टॉर्म किया, तो मेरे को बताते, देखो स्टेक होल्डर अप्रोच लिखो, कि एक तो जो पर्सन खुद जो इल है ना उसकी बात करो, एक उसके फैमिली मेंबर की बात करो, मेडिकल कम्युनिटी डॉक्टर की बात करो, जुडिशरी की बात करो, और सोसाइटी की बात करो। जो पर्सन इल है उसके लिए बेनिफिट क्या होगा, देखो भाई कोई भी इंसान नहीं चाहता कि बेड रेस्ट पे जीवन निकल जाए, है ना, और ज्यादा प्रॉब्लम हो। तब इतनी ज्यादा सफरिंग को कम करने के लिए पेशेंट के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। चैलेंजेस क्या होने वाला है कि जो जेरिएट्रिक केयर होती है, जो ओल्ड एज इश्यू होते हैं, क्या पता कि वहां पे केयर अच्छी नहीं हो रही हो ना, और जो ओल्ड एज होम होते हैं वहां पे जो चिल्ड्रन है उन्होंने रखा ना हो, तो ये कोएर्सिव डिसीजन भी हो सकता है, फोर्स डिसीजन भी हो सकता है। तो ये उसके लिए विलिंगफुल डिसीजन हो ही नहीं सकता, ये ऐसे समझ लो कि फोर्स डिसीजन है। तो वहां पे ये चैलेंज होने वाला है। फैमिली मेंबर के लिए देखो क्या होने वाला है कि अपने अपने सामने यदि अपना कोई रिलेटिव इतनी तकलीफ में, तो सीधी सी बात है, देखो दुखी होना बनता ही है, और दुख होगा ही होगा, है ना। तो उस दुख से भी आप उसको देख नहीं सकते, उसके लिए भी दुख होगा और अपने लिए भी दुख होगा। सेकंड, लेकिन क्या होगा, आप यदि वो ऐसा काम हो जाता है, तो आपको हमेशा लाइफ भर गिल्ट होगा कि यार मैंने ऐसा ये काम करवा दिया, मैंने परमिशन दे दी। डॉक्टर कम्युनिटी के लिए क्या होने वाला है, यदि वो उसी कंडीशन में रहते हैं, तो वो जो कंडीशन है वेरी टिपिकल होने वाली है। और लेकिन जब ये होगा तो कंपेशनेट केयर होगी, यदि वो एक्टिव और पैसिव है तो। और लेकिन ये डॉक्टर के लिए जो डिलीमा होने वाला है ना, वो हिपोक्रेटिक ओथ का होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर की हिपोक्रेटिक ओथ में यही होता है किसी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हार्म हो रहा है।
जुडिशरी के केस के अंदर ऐसा है कि जब ऐसा केस हो रहा है ना, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ये आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो चीज है उसका जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जो उस मतलब इतना भी कंफर्म है नहीं कि वो जो पेशेंट बोलने वाला, जो फैमिली मेंबर बोलने वाले हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, फैमिली मेंबर के यहाँ पे लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो सब भी वहां पे चल रहा होता है। तो इंटेंशन क्या है वो भी अभी चैलेंज है, जो कि कंप्लीटली विजिबल नहीं है। सोसाइटी के लिए देखो यही होने वाला है कि सब सोसाइटी को ये मतलब सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि लंबी उम्र हो, सोसाइटी को ये भी मतलब होता है कि जो आप जी रहे हो वो प्रॉपर लिविंग हो, जो लाइफ है वो क्वालिटी वाली हो। और जो रिलीजन एथिक्स होते हैं, जो रिलीजियस एथिक्स होते हैं, वो ये इसके लिए इजाजत भी नहीं देते हैं कि यूथेनेशिया वो एज ए मर्डर ही ट्रीट करते हैं, इसको एज ए किलिंग ही ट्रीट करते हैं वो तब। और वैसे बोलते हैं जितनी सफरिंग होने वाली है वो नेक्स्ट बर्थ लाइफ साइकिल के अंदर उतना इजी होने वाला है, तो ये उसके भी अगेंस्ट जाता है। अब जो प्रीलिम्स की जो न्यूज़ है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में पढ़ें, इंसेक्ट बेस्ड लाइव स्टॉक फीड क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होता है, ये प्रॉपर प्रोटीन होता है, ये ऑर्गेनिक वे में आता है नहीं आता है, तो ये आपको प्रॉपर रीड करना है। ये इसकी जो न्यूज़ है वो मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, अभी जैसे जो रिपोर्ट आई है WHO है ना, इसके अंदर क्या बोलता है कि जो 1/10 ऑफ द ग्लोबल हेल्थ हैजार्ड हो उसमें से एक एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है। और ये जो AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो ये मेडिसिन होती है वो लाइव स्टॉक को क्यों देते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए देते हैं, ग्रोथ के लिए देते हैं, है ना। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसके मेंस वाइज एनालिसिस आप खुद को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और इसे आप करोगे तो आपका एक्टिव रिकॉल ही होने वाला है। और अब एक ये जीनियस एक्ट न्यूज़ में है, अब मैं आपको इसकी टिप्स बताता हूँ। एग्जाम में मान लो डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट में आ गया जीनियस एक्ट, आना मुश्किल है लेकिन आ सकता है, क्योंकि पहले भी क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन आए हैं टर्म देख के कि क्रिप्टो करेंसी है। अब मान लो यहाँ पे से बोलते जापान और यहाँ पे बोलते चाइना ने ये किया है, तो आप देखो पता नहीं है आपको, तो आप सोचोगे देखो जापान की जो लैंग्वेज होती है ना वो अलग तरीके से होती है, चाइना की अलग तरीके से होती है। और मान लो यहाँ पे मतलब इंडिया आता, तो इंडिया भी कोई एक्ट लाता ना तो उसमें हिंदी टर्मिनोलॉजी होती, लेकिन ये मान लो जीनियस हो तो मान लो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है यूके हो सकता है, यूएसए हो सकता है ना मेजरली। तो ये जो एक्ट है ना वो यूएसए का है, और आप जो बाकी के ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये किसके लिए है, वो क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और मैंने एक इसका एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पोस्ट भी करता हूँ और इसकी PDF भी शेयर करता हूँ, आप चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।